बनारस के सबसे बेहतरीन कैफे की बात की जाएगी तो पिज़्ज़ेरिया वाटिका कैफे का नाम सबसे ऊपर आएगा। गंगा किनारे 80 घाट के 30 सालों से ठहरे इस देसी इटालियन कैफे में जलते हुए फ्रेश पिज्जा सबसे तेज दौड़ते हैं। तीनों लोक से अलग ये काशी है। जहां खटमिट्ठी जिंजर टी पे सुबह होती है तो गुनगुनी एप्पल पाई पे आइसक्रीम की ठंडी शामें। आइए महादेव की नगरी में लेते हैं तीनों पहरों का जायका काशी के सबसे लल्लन टॉप कैफे में। थैंक यू। हिंदू धर्म की एक मान्यता के मुताबिक शुंभ और निशुंभ नामक असुरों का वध करते वक्त माता पार्वती का त्रिशूल धरती के जिस हिस्से से टकराया वहीं से 80 नदी का जन्म हुआ, जिसके 80 घाट पे तुलसीदास ने रामचरितमानस मुकम्मल की। उसी 80 घाट की कुछ सीढ़ियां बनी हुई हैं इस पिज़्ज़ेरिया वाटिका कैफे से, जिसके कसीदे शेफ विकास खन्ना ने भी अपनी फिल्म द लास्ट कलर के दौरान पढ़े। लेकिन आज की सुबह ने अपना पहला रंग जैसे ही बदला, मैंने खुद को पिज़्ज़ेरिया के इस हरे भरे आंगन में खड़ा हुआ पाया, जिसके तसले में कल की रात अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि तैयार आंच की लपटें इस क्ले ओवन में हुंकार भरना शुरू कर चुकी थी। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कौन हूँ, तो मैं हूँ गौस बजाज, इस कहानी का सूत्रधार। मैं शायद यहाँ सबसे पहले पहुंचा था और सुबह के 10 बजे ही इस कैफे की तैयारियां उरूज पे आ चुकी थी। जिसके धिकते हुए तंदूर के मुंह में एक कारीगर आग सजा रहा था, तो दूसरा काउंटर पे बेकरी आइटम्स। लगभग 10 कारीगरों की पूरी टोली पूरी हरकत में आ चुकी थी, जो ग्राहकों के लिए अब बिल्कुल तैयार थी। कितने टाइम से आप यहाँ बेकरी कर रहे हैं? यहाँ हमारा 25 साल हो गया। आप यहीं बनारस के ही हैं? हम बिहार से। बिहार से कहाँ है? यहाँ सुबह 6 से 9 3 घंटे धीमी आंच पे सबसे पहले एप्पल पाई तैयार होती है, जिसके दर्जनों तसले बस अभी अभी निकले। फिर उस ठंडी आग में लकड़ी के गुटके डालकर इस कारीगर ने कोयलों को पूरा नारंगी होने तक आंच को उलटता पलटता रहा। और जब सारी तैयारियां मुकम्मल हो गईं, तो आखिरी जायजा लेने के लिए पिज़्ज़ेरिया के मालिक गोपाल जी आए। फिर उनके पीछे एक नजर उनके साहबजादे ने भी दी, जो इत्तेफाक से मेरे एक सब्सक्राइबर भी निकले। पहचानते ही उन्होंने मुझे फौरन किचन के अंदर आने की दावत दी। और अपने हाथों से मेरे लिए जिंजर हनी टी बनाते हुए कहा, आप सबसे पहले ये चाय पीजिए। गाढ़े शहद और सेवइयों के गुच्छे नुमा इस अदरक के रेशों की चाय को नींबू के अर्क पे परोसा। और सुबह बनारस की ठंड में छनती हुई धूप को रुक कर जब मैंने इस धूप नुमा चाय की पहली चुस्की ली, गंगा के घाट का लुत्फ लेते हुए लेमन टी की पहली चुस्की। वाह वाह वाह, इससे बेहतरीन जिंजर टी हो ही नहीं सकती। मेरी चुस्कियों और नज़ारों की गुनूदगी को गोपाल जी ने दस्तक दी, तो उनकी कहानियों से चाय का मजा दोबाला हो उठा। मोहल्ला 80 की शूटिंग के दौरान लगातार करीब 1 महीने तक सनी देओल हमारा पिज्ज़ा और रोटी और कॉफ़ी लेता रहा। सुबह 7 बजे? हाँ, सुबह 7 बजे घड़ी देखकर सनी देओल को एक पिज्ज़ा चाहिए होता और उनके मैनेजर विक्रम सिंह यहाँ मौजूद होते थे पिज्ज़ा लेने के लिए। 7 बजे पिज्ज़ा दे देना एक बड़ी बात थी। और ये है गोपाल जी का दाहिना हाथ, जो 30 सालों से आज भी पिज़्ज़ेरिया के निगहबां है। वाटिका स्पेशल पिज्जा, चलिए। मैनेजर साहब ने वाटिका स्पेशल पिज्जा बनवाते हुए बताया कि हमारे यहाँ इस पिज्जा डो की तैयारी 24 घंटे लेती है और हम अपना मोज़रेला चीज और पिज्जा सॉस भी खुद ही बनाते हैं।
पिज्जा के कारीगर ने बड़े सलीके से पिज्जा सॉस के सुर्ख छल्ले बनाते हुए सबसे पहले सॉस की परत को मोज़रेला चीज से ढक दिया और फिर एक के बाद एक परत बिखेरते हुए चढ़ाई। प्याज और शिमला मिर्च के लच्छों से लेके मशरूम और सिरके में भीगे हुए हैलापिनो मिर्च से लेके काले जैतून के छल्ले और मकई के दाने, स्वीट कॉर्न, और फिर आखिर में बर्फनुमा पार्मेजान चीज और ऑरिगेनो की पतली चादर चढ़ा के दिखते हुए इस ओवन के अंदरून कोने में खिसका दिया। तो 450 टेम्परेचर। अच्छा अच्छा, 2 मिनट में रेडी हो जाएगा बिल्कुल ये। 60 सेकंड में पिज्जा ने बुलबुले छोड़ दिए तो अगले 60 सेकंड में कारीगर ने अगला हिस्सा सुर्ख कर सफेद बोन चाइना की प्लेट में पहले 6 टुकड़ों में काटा। फिर मुझे इस जलते हुए पिज्जा का फौरन जायका लेने को कहा। सच में इतनी भूख लगी थी कि मैं बता नहीं सकता, और खुशबू ऐसी जैसे बवाल। अब इसका मैं लेता हूँ पहला जायका। वाह वाह वाह। इस जायके ने वक्त थाम सा दिया और इस पिज्जा की सफेद डोर में मैं लिपटता चला गया। मुझे याद नहीं मैंने आखिरी बार ऐसा पिज्जा कब खाया था। मेरे ख्याल से अब तक का मेरे सबसे बेहतरीन पिज्जाज में से एक है, और ये वेजिटेरियन पिज्जा है, और क्या जबरदस्त जायका है भाई। कारीगर अगला जायका परोसने की तैयारी करने में जुट गया तो मैं शुभांका शुक्ला के साथ 80 घाट से जुड़ी ये ऊंची ऊंची सीढ़ियां तेजी से चढ़ गया। सांस फूल सी गई। इस गली में गुजरा हुआ वक्त आज भी थमा सा मिला। पथरीले दरो दीवार की नक्काशी में उस सुनहरे दौर के सुराग आज भी मौजूद थे, जिसकी गली की अगली करवट पे उसी दौर का एक लम्हा इस अखाड़े में कैद था, जहाँ पे पहलवान सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले इस डंडे से जुड़े, बड़ी अनोखी बनावट से जुड़े, इस वजन से जिसमें ताकत भरते हैं। ये भी उठा लेते होंगे हैं? यहाँ से निकलते ही कदम लुढ़कते हुए तुलसीदास जी के मंदिर से गुजरे और हमने जैसे ही कुछ जीने पीछे छोड़े तो सामने आस्था का मंजर रोशन हो उठा। काशी है पापनाशी, यहाँ गंगा की है धारा, और गिरजापति महेश जी ने जिसे है संवारा। तीर्थों से भरा देश ये भारत नाम है, और सबसे पवित्र मोक्ष काशी धाम है। यहाँ पंडित जी लोगों के गुजरे हुए परिजनों की आत्मा की शांति के लिए पूजा कर रहे थे, तो बगल में एक नौजवान जीवन में संगीत का रस तलाश रहा था। वाह, काशी की दुनिया ही निराली है। जहाँ घाट से घाट जुड़े हैं, जिंदगी से जिंदा हर कोई, जहाँ जिस्म को आत्मा छोड़े, गंगा से अस्थि बन मिले हर कोई जीवित है यहाँ मृत्यु खातिर, यहाँ जो मोक्ष मिले हर कोई। ये काशी है, बनारस है वाराणसी, यहाँ जिंदगी से जिंदा है हर कोई। वापस पहुंचा तो कारीगर ने रैवियोली के लिए सबसे पहले मैदे की सफेद छोटी छोटी रोटी नुमा गोले काट लिए। स्पिनच हो गया, हाँ, ये गार्लिक, ये मोज़रेला चीज, मोज़रेला चीज, ये हल्का पार्मेजान, और इस गूदे को रैवियोली में भर के पहले गोलाई में तय लगा के इन आधे चांद से टुकड़ों का मुंह कांटे के दांतों से बंद कर उबलते हुए पानी में देर तक खौलाया। और दूसरी तरफ एक ताजे पैन में जैतून के तेल में लहसुन के कतरों को चुरचुराते हुए उसमें डाले बारीक टमाटर के कतरे और टमाटर की प्योरी। फिर आखिर में मोज़रेला चीज डाल के रैवियोली के साथ सब कुछ एक साथ जज़्ब होने तक बड़ी नजाकत से जोश दिया। जबरदस्त।
और ये रेवियोली जो एक किस्म का इटालियन पास्ता है, उसे बड़े सलीके से इस कारीगर ने बोन चाइना की प्लेट में परोस दिया। अच्छा है, मुनासिब है। इधर मैंने दोबारा जिंजर टी मंगाई तो पिज़्ज़ेरिया में पिज्जा और एप्पल पाई की प्लेटें दनादन निकल रही थी। धूम मचा रही इस एप्पल पाई के लिए मैं ओवन के नजदीक पहुंचा तो 6 हिस्सों वाली एप्पल पाई से एक एक एप्पल पाई इस तसलेनुमा बर्तन में रख के तंदूर में पहले गुनगुनी की। हल्का वार्म करके सर्व करना होता है। वार्म करके सर्व कर देते हैं। और जब आंच का सौंधापन इसमें जज्ब हो गया तो वैनिला आइसक्रीम की ठंडक ऊपर से टिका के एक प्लेट गंगा की परछाई में मुझे भी परोसी। ये है आइसक्रीम। अच्छा, आइसक्रीम के साथ सर्व किया जाएगा। आइसक्रीम साथ ही अच्छी लगेगी। मेरे ख्याल से मैंने इससे बढ़िया एप्पल पाई हिंदुस्तान में तो नहीं खाई है। मखमली सेब का गूदा और गुनगुनी खस्ता परतें आइसक्रीम के साथ मिलकर मोक्ष सा जायका पैदा करती हैं। ये वाकई हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन एप्पल पाई होगी। वाह वाह वाह। पिज्जा को सबसे ऊपर रख रहा था अभी तक, पाई सबसे ऊपर है, लेकिन अब मेरे पास 10 से ऊपर देने के लिए भाई नंबर नहीं है। अगर बनारस के सबसे बेहतरीन कैफे की बात की जाएगी तो सबसे ऊपर वाटिका कैफे का नाम आएगा। ये माँ गंगा की कृपा है और हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है, उन्हीं के द्वारा बनाए गए हैं। बड़े सज्जन विनम्र मुस्कुराते हुए गोपाल जी से मैंने अलविदा लिया तो जाते जाते उनके सुपुत्र पिज़्ज़ेरिया वाटिका के बिल्कुल पीछे रानी लक्ष्मीबाई के जन्म स्थल ले आए, जिसका सुंदरीकरण बस अभी हाल में ही हुआ है। झांसी की रानी को अपने घोड़े पे बैठे इस भव्य रूप में देखकर देश की आजादी की अहमियत महसूस हुई तो मेरे मन में फौरन सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता गूंजने लगी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसी एहसास के साथ मैं तो घाट पे कुछ वक्त अभी और गुजारूंगा और मिलता हूँ आपसे कल। बनारस के इस रस के चौथे दिन जहाँ चाची की गालियों का स्वाद लोगों को चाची की कचौड़ियों में आज भी महसूस होता है, तो खिलाते हैं आपको कल चाची की जायकेदार गालियाँ। जय सिया राम, जय सिया राम।